हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ संजय विश्वकर्मा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो पांचों पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर आप देख सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का लास्ट पार्ट, मतलब कि 6 पार्ट। अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पढ़ लिया, अब वो भी देख लेंगे कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन ने जब से जन्म लिया तो जन्म से लेके आज तक अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है, जब हम तेज़ दौड़ने लगते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, अपना सांस अपनी बढ़ जाती है। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो आप क्या धीरे धीरे सांस लेने लगते हैं। फिर जब अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम क्या होती है, अपनी ब्रीथिंग बढ़ जाती है। ठीक है, जब बॉडी में CO2 ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, एक्सपायरेशन, यानी कि सांस अपन ज़्यादा छोड़ने लगते हैं ताकि CO2 वो अपनी बॉडी में निकल जाए बाहर। अब देखो, अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? तो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ऑब्वियसली बात है, पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। अब लेकिन ब्रेन तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे पार्ट है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है? तो देखो ब्रेन के मेनली अपने 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा। ब्रेन, ठीक है, कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, अच्छा, और तीसरा कौन सा है? हैंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। देखो अब इसमें भी कुछ पार्ट है, इसमें भी कुछ पार्ट है, इसमें भी कुछ पार्ट है, लेकिन अपने काम का भी सिर्फ क्या है? हैंड ब्रेन। मतलब सर ये काम के नहीं है, अरे ये काम के हैं, इनको अपन कहाँ पे पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम है, पूरे ब्रेन को अपन फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपने काम का क्या है? सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला सेंटर, तो वो कहाँ पे होता है? हैंड ब्रेन में, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हैंड ब्रेन में अपनी 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। एक तो क्या है? मेडुला ऑब्लोंगोटा। क्या है? मेडुला ऑब्लोंगोटा, क्या बोलते हैं इसे? मेडुला ऑब्लोंगोटा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? पोन्स। क्या होता है दूसरा? पोन्स, PONS, पोन्स। ठीक है, अब देखो ये जो मेडुला ऑब्लोंगोटा है, यही वो सेंटर है, यही वो सेंटर है, यही वो पार्ट है ब्रेन का जो क्या करता है? पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी कि हमारे लंग्स को कितना डायलेट होना है, कितना क्या होता है? कॉन्टैक्ट होना है, डायाफ्राम कितना सिकुड़ना है, कितना कॉन्टैक्ट होना है, कितना रिलैक्स होना है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पड़ी थी ICM और EICM है ना, तो उनको कितना कॉन्टैक्ट करना है, कितना रिलैक्स करना है। अपना स्टर्नम में जो रिब्स को कितना बाहर लाना है, कितना अंदर करना है ना। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेना है, कितनी सांस छोड़ना है। तो ये अपनी जो सांस लेने की, यानी कि ब्रीथिंग की जो कंटिन्यूटी है, इसकी जो क्या बोलते हैं, स्पीड है, इसकी जो रिदम है, एक मतलब कि लय है, इसको बनाए रखता है। तो इसलिए मेडुला ऑब्लोंगोटा क्या बोलते हैं अपन? रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं? रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं? रिदम सेंटर। ठीक है, अच्छा इसको अपन शॉर्ट में RC भी लिख देते हैं। ठीक है, RC भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो RC मतलब रिदम सेंटर। किसको बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगोटा को। अच्छा सर, मेडुला ऑब्लोंगोटा अगर ये रिदम सेंटर है, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर, तो फिर पोन्स क्या है? तो देखो पोन्स भी क्या है? पोन्स के लिए एक स्पेशल नाम होता है, फेमस है, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमोटैक्सिक, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, अब देखो पोन्स क्या करता है? तो कभी कभी जब मेडुला ऑब्लोंगोटा ज़्यादा व्यस्त होता है या किसी कारण से ये काम नहीं कर पाता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पे पोन्स क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगोटा के जितने भी काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो उनको रेगुलेट करता है। कौन? पोन्स। क्या बोल रहे हैं? जब मेडुला ऑब्लोंगोटा काम नहीं कर पाता है तो उस टाइम में पोन्स मेडुला ऑब्लोंगोटा के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पोन्स का क्या है? कैन रेगुलेट द फंक्शन ऑफ रिदम सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? रिदम सेंटर। यानी कि क्या मतलब, जब मेडुला ऑब्लोंगोटा अच्छे काम नहीं कर पाता है तो पोन्स इसके फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि देखो अपन नॉर्मली 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 12 से 16 बार। कितने लेते हैं? 12 से 16 बार सांस लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रेस्पिरेटरी रेट। क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं अपन? ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, श्वसन दर। ब्रीथिंग में 2 चीज़ें, एक तो इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में कितना टाइम लगता है? तो अपना लगता है 2 सेकंड। कितना लगता है? 2 सेकंड। तो ये जो पोन्स होता है ये इंस्पायरेशन के टाइम को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, मतलब जरूरत पड़ने पे। तो पोन्स जैसे कि इंस्पायरेशन में कितना लगता है? 2 सेकंड, तो ये 2 सेकंड से कम टाइम लगा देगा, मतलब इंस्पायरेशन में 2 सेकंड से कम टाइम लगेगा। तो अपन 1 मिनट में क्या होगा? ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, मतलब ज़्यादा सांस लेंगे, मतलब ये रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी? अपनी बढ़े आएगी, मतलब ये ज़्यादा होगा। फिर ये पोन्स जो होता है ये इंस्पायरेशन में 2 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लगा देगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगा सकता है। तो मतलब अपन अब क्या होगा? इंस्पायरेशन अपन धीरे धीरे कर रहे हैं, 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं।
मतलब रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी फिर अपनी कम हो जाएगी, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंस्पायरेशन के टाइम पीरियड को ये चेंज कर सकता है, इंस्पायरेशन टाइम पीरियड चेंज, है ना, चेंज कर सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है। मतलब ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर सकता है, यानी ब्रीथिंग रेट को चेंज कर सकता है। अच्छा, ऐसे ही नहीं करता है, मतलब जब जरूरत पड़ती है ना, बॉडी को जब रिक्वायरमेंट होती है जब करता है, ठीक है। अब देखो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये क्या होता है, कीमो सेंसिटिव होता है। क्या होता है, कीमो सेंसिटिव, मतलब कि कीमो सेंसिटिव सेंटर क्या होता है, कीमो यानी क्या होता है, केमिकल, कीमो यानी क्या होता है, केमिकल, मतलब ये केमिकल के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। क्या है कि जब बॉडी में CO2 और H+ क्या होते हैं, बढ़े आते हैं। अब ये बॉडी के लिए हार्मफुल है तो इनको बॉडी के द्वारा क्या है, बाहर निकालना जरूरी है। तो जब CO2 H+ बढ़े आते हैं तो ये क्या होता है, कीमो सेंसिटिव होता है, तो ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, एक्सपायरेशन को बढ़ा देगा। क्या करेगा, एक्सपायरेशन, यानी कि सांस छोड़ने को बढ़ा देगा। और जब सांस ज़्यादा छोड़ेंगे मतलब CO2 H+ बॉडी के द्वारा ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे और अपना बॉडी क्या हो जाएगी, CO2 H+ के लिए बढ़िया रहेगी, ठीक है। फिर अब क्या होता है कि अब अपन ने पढ़ा था हार्ट, पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हार्ट पढ़ा था ना। हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर, पिछली वीडियो में देख लेना। अब ये क्या होता है, राइट एट्रियम, ये क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अपन ने देखा था ये हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर, ये नीचे वाले चैम्बर। तो हार्ट में ये जो कैपिलरी आती है आने, जहाँ जिनके द्वारा ब्लड आता है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, वेन, क्या बोलते थे, वेन। और यहाँ से 2 जाती थी, इनको क्या बोला था अपन ने, आर्टरी। फिर अपन ने बोला था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलती है, जो वेन निकलती है वो क्या है, जो वेन है, सॉरी, आर्टरी निकलती है, वो क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी आर्टरी। उसको क्या बोला था अपन ने, सिस्टेमिक आर्टरी बोला था। क्या बोला था, सिस्टेमेटिक आर्टरी। और क्या बोला था, आओर्टा, क्या बोला था, आओर्टा, मतलब ये सबसे बड़ी आर्टरी है। अब एक्चुअली में क्या होता है ना, ये अपन ने इसने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था कि ये ऐसी निकलती है, बल्कि एक्चुअली में ये ऐसी नहीं, क्या है, जैसे अपना हार्ट माना है, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो मतलब यहाँ से निकलेगी। तो वो क्या है, ऐसी नहीं निकलती, वो क्या होती है, जब यहाँ से निकलती है तो वो क्या है, ऐसा आर्च बनाती है। क्या बनाती है, आर्च, मतलब कि ये ऐसी नहीं जाएगी, ये कैसी जाएगी, ऐसी निकलती है। मतलब ये क्या, चाप बना के निकलती है, आर्च बना के निकलती है। कैसी, चाप बना के, आर्च बना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आओर्टिक आर्च। क्या बोलते हैं, आओर्टिक आर्च, ठीक है। अब एक तो आओर्टिक आर्च, ठीक है। दूसरी गर्दन पे यहाँ पे अपनी क्या होती है, एक आर्टरी होती है, जिससे क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी। तो आओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, तो ये दोनों भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये दोनों भी क्या होती हैं, कीमो सेंसिटिव एक प्रकार की। मतलब क्या होता है, जब बॉडी में CO2 और H+ क्या होते हैं, बढ़े आते हैं, तो ये क्या होती है, आओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, इन दोनों को लेवल जब बढ़े आता है तो ये पहचान जाती है। और ये क्या करती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैसेज भेजेंगी कि बॉडी में अपने CO2 H+ बढ़ गए हैं और ये क्या है, हार्मफुल होते हैं। तो फिर क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, एक्सपांशन बढ़ा देगा ताकि अपने ये चीज़ें को बाहर निकल जाए। मतलब आओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी ने क्या करी, मेडुला ऑब्लोंगेटा हेल्प करी, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प करी, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इसको मैसेज भेजेंगे कि ये जो बढ़ गए हैं, और ये फिर क्या करेगा, एक्सपायरेशन को बढ़ा देगा ताकि ये अब चीज़ें जो है अपनी बॉडी के द्वारा बाहर निकल जाएं। तो आओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन अपना चलता रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के द्वारा, ठीक है। और आओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी ये भी क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। तो क्लियर है। अब देखो अपन एक छोटी सी हेडिंग पढ़ा था, उसका नाम क्या है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्या है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। देखो ये इतनी छोटी सी हेडिंग है, लेकिन इससे कई बार जो एम्स में और नीट में जो क्वेश्चन आया, मतलब इससे एक टफ लेवल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना बहुत ही। अब देखो ये होता क्या है, तो क्या है, अपने जो लंग्स की ब्रोंकाई और जो ब्रोंक्यूल होते हैं, उनकी जो बॉल होती है, उनकी जो बॉल होगी तो उनमें क्या होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, यानी कि जब वो फूल जाएंगे तो वो क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, तो उनमें एक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अब वो करते क्या है, तो देखो सबसे पहले जैसे अपना इंस्पायरेशन स्टार्ट होता है, यानी कि अपन जब इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होगा वो क्या करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, वो डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल उनको क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो ये क्या होंगी, डायाफ्राम अपना कॉन्टैक्ट होगा, कैसा होता है, डोम शेप होता है, कॉन्टैक्ट होगा, ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, कैसा होगा, फ्लैट होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये क्या करेंगे, रिब्स और स्टर्नम को बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ेगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, अपना कम होगा।
अब इन्वायरमेंट के कंपेयर में लंग्स का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, और इन्वायरमेंट का प्रेशर ज़्यादा, तो गैस कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब अपना गैस अंदर आएगी, मतलब इंस्पायरेशन क्या हो गया, अब स्टार्ट हो गया। अब इंस्पायरेशन स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, अपने जो एयर है वो लंग्स में आने लगे, लंग्स क्या हो गए, फैलने लगेंगे, मतलब एक्सपांड होने लगेंगे, ठीक है। अब लंग्स में क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वुलाई, अब ये क्या होंगे, अपने एक्सपांड होने लगेंगे। जब ये पूरी तरीके से एक्सपांड हो जाएंगे, यानी एक लिमिट तक एक्सपांड हो जाएंगे, फिर क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और कि बलून देखा ना, बलून में अपन जब हवा भरते हैं तो क्या हुआ, फूलने जाता है, फूलता जाता है, एक टाइम आता है कि वो पूरी तरह से फूल जाता है, ठीक है। लेकिन जब फिर अपन उसमें और हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, फट जाता है। मतलब वैसे ही है कि अगर लंग्स अपने एयर आती जाएगी, अंदर आती जाएगी, इंस्पायरेशन होता जाएगा, तो लंग्स भी क्या है, बलून की तरह है, मतलब फूलते जाएंगे, एक टाइम एक लिमिट के बाद वो क्या होंगे, फट जाएंगे। तो जैसे ही वो फुल तरीके से फूल जाते हैं, यानी कि एक लिमिट पे पहुंच जाते हैं, मतलब एक्सपांड हो जाएंगे, तो फिर क्या होंगे, जो ब्रोंकाई और जो ब्रोंकियोल के जो स्ट्रेच रिसेप्टर थे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, मतलब उसको फटने से रोकने के लिए होता है ये, है ना। तो ये क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होकर ये क्या करेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि अपना रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, इसको क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे कि ये क्या बोलेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को कि इंस्पायरेशन अब बहुत हो गया, अगर अब तुम इसी प्रकार से इंस्पायरेशन करते रहो तो हम क्या होंगे, फट जाएंगे, मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वुलाई यानी कि लंग्स क्या होंगे, फट जाएंगे। तो ये क्या करेगा, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, तुरंत डायफ्राम और एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल इनको क्या करेगा, रोक देगा, मतलब इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको रोक देगा। क्यों रोक देगा, अगर ये नहीं रोकेगा तो अपना इंस्पायरेशन होता रहेगा, एयर आती रहेगी और एक टाइम बाद ये फट जाएंगे, ठीक है। तो ये लिमिट पे पहुंचेगा, स्ट्रेचेस से एक्टिव होंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, और ये क्या करेगा, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा तुरंत डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इनको क्या करेगा, स्टॉप करवा देगा, मतलब इनके कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, रुकवा देगा। अब रुकवा देगा तो अपना इंस्पायरेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इंस्पायरेशन रुक जाएगा और अपने लंग्स के होंगे फटने से बच जाएंगे। क्या होंगे, बच जाएंगे। अब फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, मतलब ये अपनी जो फ्लैट हो गई थी ये वापस से कैसे होंगी, अपनी रिलैक्स होंगी, मतलब इसकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, तो ये वापस कैसा होगा, ऊपर आएगा तो थोड़े से, और ये अपना अंदर जाएगा, रिब्स और स्टर्नम अंदर जाएंगे तो थोड़े से कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, कम, और वॉल्यूम कम तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अब इन्वायरमेंट के कंपेयर में लंग्स का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, हाई प्रेशर, बाहर लो प्रेशर, तो एयर ऑटोमेटिक हाई से लो, यानी एयर क्या होगी, बाहर जाएगी, मतलब क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। तो इस प्रकार से अपना पूरा सिस्टम क्या होता है, चलता रहता है। और हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स क्या है कि जब ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वुलाई यानी कि पूरी तरह से भर जाते हैं, पूरी तरह से एक्सपांड हो जाते हैं, तो इनके स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होंगे और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को नेगेटिव फीडबैक देंगे कि क्यों देते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात, तो ये अच्छी बात है ताकि अपने जो लंग्स है वो फटने से बच जाएं, ठीक है। इसलिए ये वाला पूरा सिस्टम अपना चलता है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कुछ स्पेशल टर्म है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ होती हैं, ये अपने पूरी MBBS या जो भी डॉक्टरी लाइफ में सब में यूज़ होना है, ठीक है। तो देखो अपने बहुत सारे नाम लेके, कुछ स्पेशल है, ठीक है। जैसे पहला क्या है, यूपनोइया, क्या है, यूपनोइया, मतलब कि नॉर्मल ब्रीथिंग, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, यानी 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार सांस लेते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, यूपनोइया। क्या बोलेंगे, यूपनोइया, नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या है, 12 से 16, है ना, 1 मिनट में। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होती है, 44 पर मिनट, यानी कि वो हमसे तेज सांस लेते हैं, कितना, 44 पर मिनट, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ब्रेडिप्नोइया या हाइपोनोइया। हाइपोनोइया मतलब क्या, देखो जहाँ पे भी ब्रेडी लगा हो, क्या हो, ब्रेडी मतलब क्या होता है, कम, क्या होता है, ब्रेडी यानी क्या होता है, कम, और हाइपो यानी भी क्या होता है, कम, ठीक है। तो ब्रेडिप्नोइया या हाइपोनोइया, इसका मतलब क्या होता है, स्लो ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग अपनी क्या हो गई, स्लो हो गई है, क्या हो गई, स्लो हो गई। अब ब्रेडी यानी कम है, तो टैकी यानी क्या होगा, तेज, टैकी यानी क्या होगा, तेज, है ना। तो टैकिपनोइया या हाइपरनोइया, टैकी यानी क्या होता है, तेज, और हाइपर यानी भी क्या होता है, तेज या ज़्यादा। तो टैकिपनोइया या हाइपरनोइया, इसका मतलब क्या होता है, तेज, तो इसे बोलेंगे फास्ट ब्रीथिंग। क्या बोलेंगे, फास्ट ब्रीथिंग। अब क्या है, डिप्सनोइया। क्या है, डिप्सनोइया, देखो जहाँ पे भी डिप्स लगाओ, क्या हो, डिप्स। डिप्स मतलब क्या होता है कि दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं डिप्स। तो डिप्सनोइया, नोइया यानी क्या होता है, ब्रीथिंग। तो डिप्सनोइया यानी कि जब सांस लेने में तकलीफ हो, ब्रीथिंग में क्या हो, तकलीफ हो, पेनफुल ब्रीथिंग, तो उसे क्या बोलेंगे, डिप्सनोइया, ठीक है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। अब एपनोइया, देखो जहाँ पे भी ए लग जाए, स्टार्टिंग में क्या लग जाए, ए मतलब क्या होता है, बंद हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया, स्टॉप। तो एपनोइया, नोइया यानी क्या होता है, ब्रीथिंग। ए लग गया मतलब कि ब्रीथिंग क्या हो गई, बंद, लेकिन कैसी, टेम्पररी, क्योंकि परमानेंट बंद हो गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं ना। तो एपनोइया यानी कि टेम्पररी स्टॉप ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग का क्या होना, टेम्पररी स्टॉप हो जाना अस्थायी रूप से। फिर क्या है, एस्फिक्सिया। क्या है, एस्फिक्सिया, ये तुमने कई जगह सुना होगा, ठीक है। एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया क्या होता है, देखो जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाए, कम,
ऑक्सीजन कम हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब CO2 ज़्यादा हो जाता है ना तो दिक्कत होती है। ऑक्सीजन कम हो जाए, CO2 ज़्यादा हो जाए तो क्या होने लगता है, सफोकेशन लगता है, मतलब कि दम घुटने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जैसा होता है ना कि कोई सो रहा है उसको मुंह पे क्या तकिया रख दे तो क्या है उसे दम घुटने लगेगा, तो बेसिक फीलिंग आती है, तो इसे क्या बोलते हैं, एस्फिक्सिया या एस्फिक्सिएशन, है ना, सफोकेशन होता है। फिर क्या है, एनोक्सिया। अब देखो जहाँ पे भी ऑक्सिया लगाओ, ऑक्सिया ना मतलब कि ऑक्सीजन की बात चल रही है, क्या चलिए ऑक्सीजन की बात, तो एनोक्सिया, ए यानी कि अपना बंद, ऑक्सिया यानी कि ऑक्सीजन, तो टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। टिश्यू में जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, एनोक्सिया। ए यानी कि बंद, है ना, कहीं पे भी ए लगाओ तो समझो वहाँ पे बंद हो रही है, कोई चीज़ रुक रही है, इस टाइप का। एनोक्सिया यानी कि O2 की सप्लाई बंद होना। ठीक है, अब हाइपोक्सिया, देखो ऑक्सिया यानी क्या है, ऑक्सीजन, और हाइपो यानी क्या होता है, कम। हाइपो यानी क्या होता है, कम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद होगी या रुकेगी या कम होगी, तो हाइपो यानी क्या था, कम होना। तो यहाँ पे टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों इंपॉर्टेंट है ना, इन ऑप्शन में दोनों आते हैं ऐसे। एनोक्सिया यानी कि O2 की सप्लाई बंद होना, और हाइपोक्सिया यानी कि O2 की सप्लाई कम होना। ठीक है, अब दो टर्म हो रहे हैं, हाइपोकैप्नोइया, क्या है, हाइपोकैप्नोइया। अब कैप्नोइया सी आ गया, मतलब इसका मतलब क्या है, CO2 की बात कर रहा है, क्या है, CO2। हाइपो यानी कि कम, और सी यानी कि CO2 की बात कर रहा है। तो ब्लड में जब CO2 लेवल कम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोकैप्नोइया। ठीक है, और अगर हाइपर कैप्नोइया, देखो हाइपो यानी कम और हाइपर यानी क्या, ज़्यादा, तो जब ब्लड में CO2 लेवल बढ़े है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर कैप्नोइया। क्लियर, ये सारी टर्म है ना, अपने MBBS की पूरी लाइफ में मतलब यूज़ आने वाली है। अपन वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका जो है हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ जिसको हम पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यानी कि वो चीज़ जब हम MBBS करने के बाद हमें ज़िंदगी भर उससे अपना सामना होने वाला है। यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, जिसको हम सॉल्व करके पेशेंट को खुश करेंगे, यानी कि उसको ठीक करेंगे। यानी अपन पढ़ने वाले बीमारियां, यानी कि डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो डिसऑर्डर में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है अपना अस्थमा, क्या है, अस्थमा। सब लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें हो जाता है ना, बहुत नॉर्मल ही है। ठीक है, तो अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है, इसको अपन दमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, दमा। तो देखो अस्थमा में क्या होता है कि जो अपने ब्रोंकाई होती है, क्या होती है, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है। अब सूजन हो जाती है तो क्या होता है कि सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर अपना छोटा सा भी कोई डस्ट पार्टिकल अपने मतलब क्या होता है नाक के द्वारा चले जाता है तो अपने को क्या होता है, बहुत जल्दी खांसी आने लगती है इसमें। ठीक है, और अपना शरीर कमज़ोर होने लगता है। बाकी इसमें क्या है, सांस छोड़ने में, यानी कि सांस लेने और सांस छोड़ने में क्या बहुत दिक्कत होती है। इसमें घरघराहट होने लगती है, क्या होती है, गले में घरघराहट होने लगती है, होता ना, हाँफने लगता है जब इसमें मतलब उसका वो होता है, शौक होता है तो इसमें हाँफने लगता है व्यक्ति, बीजिंग साउंड आता है, कैसा, ऐसा बीजिंग साउंड आता है। ठीक है, तो अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही सर्दी खांसी, मतलब मेनली सर्दी होती है। और प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, है ना। और इसमें वीजिंग साउंड आता है, कैसा साउंड आता है, वीजिंग साउंड, है ना, हाँफने लगते हैं, वीजिंग साउंड। ठीक है, बाकी अपन NCERT वाले डिसऑर्डर पढ़ना तो NCERT अपन को पढ़ते ही रहना है ना, यहाँ पे चीज़ें समझो वहाँ पे फिर पढ़ते जाओ, है ना, नोट्स बनाते जाना है साथ साथ में। ठीक है, बीजिंग साउंड होता है और इसमें मतलब शरीर कमज़ोर होता जाता है, ये सब चीज़ें अपनी इसमें होती है। अच्छा, ये अस्थमा क्या एक प्रकार की एलर्जी है, तो इसका ट्रीटमेंट तो नहीं है, बस अपन इससे बचाव कर सकते हैं, मतलब कि वो काम ना करें जिससे अपने को इसका शौक होता है या इसका अटैक आता है, तो अस्थमा वाला वो काम ना करें। ठीक है, अब दूसरा क्या अपना ब्रोंकाइटिस, क्या है, ब्रोंकाइटिस। देखो आइटिस जहाँ पे भी लिखा हो, क्या लिखा हो, आइटिस। तो आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। क्या होता है, इन्फ्लामेशन, मतलब कि जहाँ पे भी आइटिस लगा है मतलब उसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन आ रही है। तो ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकाई में क्या हो गया, सूजन, ब्रोंकाई में क्या होगा, इन्फ्लामेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, ब्रोंकाई में क्या होता है, इसमें भी इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन। तो देखो इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें भी नॉर्मल क्या होती है, सर्दी, मतलब सर्दी होती है इसमें भी, है ना, सर्दी होती है, खांसी आती है इसमें अपने को बार बार, और ब्रोंकाइटिस में सर्दी होती है, सर्दी खांसी आती है, बस यही इसके कैरेक्टर है ना। बाकी तीसरा क्या है फिर अपना एम्फाइसीमा, क्या है, एम्फाइसीमा, कौन सी सीमा, एम्फाइसीमा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बात स्फीति, क्या बोलते हैं इसको, बात स्फीति। देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब देखो एम्फाइसीमा इसमें क्या हो जाता है कि अपन ने एल्विलाई पढ़ी थी ना, ये एल्विलाई, एल्विलाई की सरफेस पे क्या आती है अपनी ब्लड कैपिलरी, क्या थी, ब्लड कैपिलरी। तो इसमें क्या होता है, O2 अपनी ब्लड में आती थी और CO2 ब्लड से अपनी जाती थी,
O2 आती थी, CO2 जाती थी। तो ये ब्लड की जो एल्विलाई की इनकी सरफेस पे होता था। तो जो एम्फाइसीमा होता है इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लड की एल्विलाई की जो सरफेस होती है, एल्विलाई की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। मतलब ऐसे ये एल्विलाई की बॉल है, ये क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी। अब इंजर्ड हो जाएगी तो O2 CO2 क्या होगा, कम होगा, मतलब गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें यही होता है कि एम्फाइसीमा में एल्विलाई की जो बॉल होती है, एल्विलाई बॉल इंजर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा अपना, कम हो जाएगा। इंजर्ड हो जाएगी तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो मतलब गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, होगा तो कम होगा। गैस एक्सचेंज कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी, शरीर अपना धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और ये सब चीज़ें अपने इसमें होंगी एम्फाइसीमा में। अच्छा, तो ये होता कैसे, तो इसका होने का सिर्फ एक मात्र कारण या बोलें कि एक मेन कारण क्या है, तो स्मोकिंग। क्या है, स्मोकिंग इसका क्या है, मेन रीज़न है, स्मोकिंग मेन रीज़न है। ठीक है, मतलब जो बीड़ी सिगरेट जो होता है ना, तो उसके कारण क्या होती है, एल्विलाई की जो बॉल होती है वो ख़राब हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है, O2 CO2 एक्सचेंज कम हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी तो बॉडी क्या होगी, वीक होने लगेगी। ये सब इसमें होता है एम्फाइसीमा बात स्थिति में ना। और 4th नंबर की क्या है अपनी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो नाम से ही क्लियर है, ऑक्यूपेशन यानी क्या होता है, अपन जो काम धंधे करते हैं, यानी व्यावसायिक, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि व्यावसायिक श्वसन रोग। मतलब क्या होता है कि जो कारखाने, फैक्ट्री, मिल्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं, मतलब जहाँ पे पत्थर की घिसाई पिसाई होती है, या फिर क्या होता है लोहे के जो पार्ट, लोहे का काम होता है, मतलब यहाँ पे लोहे की कटिंग होती है, या जो भी मतलब छोटे छोटे कपड़े का काम होता है, कपड़े बनते हैं, मिल्स होती है, तो वहाँ पे क्या इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, लोहे के, डस्ट पार्टिकल, कपड़ों के, फाइबर के, तो ये क्या होता है अपने नाक के द्वारा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। अब ये इतने छोटे हैं कि इनको अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सिक्योरिटी सिस्टम वो रोक नहीं पाता, मतलब इनको फिल्टर नहीं कर पाता, ये अपने क्या हाथ में लंग्स में चले जाते हैं, और लंग्स में जाने के बाद ये क्या करते हैं, लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। लंग्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर लंग्स की जो टिश्यू होते हैं वो खराब होने लगते हैं, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, फाइबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फाइबर। तो ये क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये सब चीज़ें होती है। अब देखो ये कब होता है, तो ये नहीं कि अपन ने काम करने का तो 2 महीने बाद होने लगा, नहीं, जब अपन बहुत टाइम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जब ओल्ड एज में यानी कि 50-55 साल की उम्र में क्या होगा, ये सब चीज़ होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर क्या होगा, अपना शरीर कमज़ोर होता जाएगा, है ना, बॉडी में से वेट कम होने लगेगा ना, ये सब चीज़ें अपनी क्या होगी इसमें होंगी, क्योंकि O2 CO2 अपना एक्सचेंज कम हो जाता है ना। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये होता है ना, NCERT में दिया, लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे होता है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं, फैक्ट्री, मिल्स, है ना, इन चीज़ों में होता है। और मतलब इसमें डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, अपने बॉडी के अंदर चले जाते हैं, डस्ट पार्टिकल इंटर इन लंग्स, है ना, और इसमें लंग्स क्या हो जाते हैं, अपने लंग्स में फाइबर हो जाते हैं। क्या होता है, लंग्स में फाइबर आने लगता है। ठीक है, तो फाइबर इन लंग्स, ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। तो वो डिजीज़ जिसने सारी डिजीज़ को क्या कर दिया, पीछे कर दिया, मतलब एक अलग ही लेवल के क्या बना दिए, रिकॉर्ड बना दिए। तो सबको पता है, इतनी फेमस हो चुकी है, क्या है, वर्ल्ड फेमस कोरोना। क्या है, कोरोना। मतलब एक टाइम ऐसा था कि इसका नाम सुन के लोग मतलब बहुत डरा हो गया था, लेकिन अब सब कॉमन है। ठीक है, तो कोरोना में भी क्या होता है कि नॉर्मल ये भी क्या है, सर्दी खांसी जुकाम नज़ला इस टाइप का ही होता है, लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन आए तो इसमें पूरे लंग्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। पूरे लंग्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, लंग्स में, हाँ, इन्फ्लामेशन। ठीक है, लंग्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो क्या होता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या होती है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है इनका भी ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर वेंटिलेशन पे रखा जाता है और फिर ठीक हो जाते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की पुरानी डिजीज़ है, उन लोग को दिक्कत होती है, बाकी सब ठीक रहता है। ठीक है, और अब एक लास्ट अपनी कौन सी है, एल्टीट्यूड। कौन सी है, एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या है, एल्टीट्यूड सिकनेस, या इसको एक और नाम क्या होते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। क्या है, एल्टीट्यूड सिकनेस है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसमें क्या होता है कि जब अपन क्या है घूमने फिरने कुल्लू मनाली या शिमला हिमालय साइड जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एरिया ऊंचा है,
ऊंचाई पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट का प्रेशर है वो कम होता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल या जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। तो जिसके कारण अपन जब सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम। अब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो अपनी बॉडी में तरह तरह की बीमारी होंगी, थोड़ा बहुत अपनी क्या होगी, जो नोज़ है वो रेड हो जाएगी, अपने थोड़ी बॉडी में थकान से होगी, फैटिक होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम होने लगती है। तो सर इनका सॉल्यूशन क्या है? तो इनका सॉल्यूशन क्या अपनी बॉडी खुद कर लेती है, मतलब थोड़े ही दिन में, या बोले तो 1-2 दिन में क्या होगी, अपनी बॉडी ऑटोमेटिक आरबीसी ज़्यादा बनाने लगेगी। हीमोग्लोबिन बॉडी में क्या होगा, बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आरबीसी बढ़ जाएगी, तो बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन आएगी वो क्या है, उसको पूरी की पूरी बाउंड कर लेगी और अपनी बॉडी में ऑटोमेटिक सब सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या थी, एल्टीट्यूड सिकनेस या एक्यूट माउंटेन सिकनेस। कहाँ पे होती है? हाई एल्टीट्यूड एरिया में। कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड एरिया, है ना। क्या हो जाता है यहाँ पे, O2 डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। O2 डेंसिटी कम हो जाती है। फिर इसको ठीक कैसे करते हैं? तो बॉडी क्या करती है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन क्या करती है, बॉडी में बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन O2 बाइंडिंग अपनी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और अपनी प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। इस प्रकार से अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज़ कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आगे अपन कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करें। अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।